हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंडसेम एग्जाम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्योंकि देखो वैसे तो अभी तक जितना मैंने तुम लोग को बताया है या जितने लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ वो मोर देन एनएफ है किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एतबार से। ठीक है, क्योंकि हमने 6 यूनिट का बल्कि एंडसेम का सिलेबस मैंने पूरा टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने उसकी वन शॉट्स भी बनाई यूनिट वाइज। उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे अभी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज बस हम इतना ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे। बस इतना है कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर बिल्कुल आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे तो सब्जेक्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, बैक नहीं लगेगी। और सारा मकसद इस चैनल का यही है। ठीक है, यूट्यूब चैनल खोलने का पूरा मकसद ही है कि किसी भी तरीके से तुम लोग की बैक निकल जाए। ठीक है, मुझे रेगुलर बच्चों से ज्यादा बैक वालों की ज्यादा फिक्र होती है। खैर बहरहाल चलो, तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दूसरे दोस्तों को भी भेज दो जिससे कि रीच बढ़ जाए। बाद में फिर लड़के कहते हैं कि अरे सर हमें बाद में मिला था, आपका लेक्चर मिल नहीं पाया, आपका जो है चैनल नहीं मिल पाया। और ये भी दरअसल बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर प्लीज एंडसम के इंपॉर्टेंस पे एक छोटा सा वीडियो बना दी, तो उसी के लिए मैं बना रहा हूँ आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एंडसम में यूनिट वाइज चलते हो कि एक एक यूनिट ही देखो, हर यूनिट लगभग बराबर उसकी आती है। 17 18 नंबर आते हैं। ठीक है, मतलब 18 आएंगे यूनिट 3 में से, 17 आएंगे यूनिट 4 में से, फिर 15 5 में से आएंगे 18 और 6 में से 17 मार्क्स। और पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि सारे क्वेश्चंस लगभग इक्वल मार्क के होते हैं। ठीक है मतलब यूनिट 3 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे 6 6 मार्क्स के, और यूनिट 4 में से आएंगे 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन 6 मार्क के और एक क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि लगभग सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं। तो इसमें ये भी समझना है कि कौन से क्वेश्चंस आप ज्यादा प्रिपेयर करके जाएं जिससे आप कम टाइम में ज्यादा अच्छा लिख सकें। देखो, एग्जामिनर को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी लंबी कॉपी भरी। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा आंसर लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई जो है इंपॉर्टेंट चीज नहीं, मतलब ऐसी कोई गारंटी नहीं है इस बात की। ठीक है, आजकल गारंटी वर्ड बहुत चल रहा है इलेक्शन का टाइम। खैर बहरहाल तो यहाँ मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपने कंटेंट कितना डिलीवर किया है उसमें। ठीक है, जितनी चीजें उसके अंदर है वो सारी की सारी आप वहां पे मेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो मैटर करता है। तो ये यूनिट 3 के हमारे मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें पेजिंग मैकेनिज्म है, लीनियर टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग जो है वो। तो इसमें पेजिंग मैकेनिज्म का जो एक डायग्राम है ये वाला, ये आपको जरूर बनाना है। ये हर साल पूछा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर आप इतना भी डायग्राम बना दिया आपने और इसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर में हमारे पास CR3 में बेस एड्रेस होता है डायरेक्टरी का। एक पेज डायरेक्टरी होती है हमारे पास जिसमें 1000 पेज टेबल्स की एंट्री होती है। ठीक है, 1000 पेज टेबल के बेस एड्रेसेस हमको मिलेंगे कहाँ से? पेज डायरेक्टरी की एंट्री से। पीडीईज होती हैं इसमें। तो 1000 पेज डायरेक्टरी एंट्रीज होती हैं इसके अंदर, जो पेज टेबल 1000 पेज टेबल का बेस एड्रेस देती है। और फिर हमारे पास इन हर एक टेबल में 1000 पेजेस होते हैं, तो इस तरह टोटल 1 मिलियन पेजेस रहते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है डायरेक्ट, जो हमारा लीनियर टू फिजिकल वाला जो मैपिंग है। तो लीनियर एड्रेस क्या होता है हमारा? उस वो 32 बिट का होता है और उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक उसका डायरेक्टरी इंडेक्स होता है, एक टेबल इंडेक्स होता है और एक ऑफसेट एड्रेस होता है। ठीक है, तो डायरेक्टरी इंडेक्स को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया 2 लाइन में, टेबल इंडेक्स को 2 लाइन में बता दिया, और फिर ऑफसेट सिंपल है हमारा जो 12 बिट का ऑफसेट है वो हम लोग ऐड करेंगे किसी भी पेज फ्रेम के बेस एड्रेस में, तो हमें अपने डेटा का एड्रेस मिल जाएगा। उस टाइप का वो रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। या तो आएगा पेजिंग मैकेनिज्म, एक्सप्लेन पेजिंग मैकेनिज्म विद नीड डायग्राम, या आएगा लीनियर टू फिजिकल मैपिंग कैसे होती है पेजिंग, वो आप बताइए। ठीक है, तो ये दोनों ही का आंसर सेम रहेगा। ओके, फिर SIDT LGDT, ये इक्वेशन, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये भी हमेशा आती है। कभी इनके जगह प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस पूछ लेते हैं, वरना जनरली प्रिविलेज भी नहीं पूछते, यही चीज पूछी जाती है। सेव इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, लोड ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, लोड इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, सेव लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, लोड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सब मैंने अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या कर रही होती है। ठीक है, और इसके बारे में क्या लिखना है। इसके अलावा एड्रेस ट्रांसलेशन का हमेशा आता है। एड्रेस ट्रांसलेशन में एक मिनट अगर कहीं पे हो, हाँ अगर सिंपल एड्रेस ट्रांसलेशन का आपके पास वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, एग्जाम में एड्रेस ट्रांसलेशन लिखने के लिए आता है, तो इसका मतलब वो सेगमेंट ट्रांसलेशन का पूछ रहा है। एक तो उसमें ये डायग्राम आप बना दीजिए कि हमारे पास सबसे पहले वर्चुअल एड्रेस होता है, उसको हम सेगमेंटेशन के थ्रू
सेगमेंट ट्रांसलेशन यानी सेगमेंटेशन के थ्रू लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं और पेज ट्रांसलेशन के थ्रू फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ इन सबके साइज लिख दीजिएगा। वर्चुअल एड्रेस हमारा 48 बिट का होता है, लीनियर एड्रेस 32 बिट का होता है और फिजिकल एड्रेस भी हमारा 32 बिट का होता है। और एक ये वाला डायग्राम हम लोग यहाँ बना देंगे कि हमारे पास जो 42 बिट का वर्चुअल एड्रेस होता है उसमें हम लोग डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमें बेस एड्रेस मिलता है और ऑफसेट को हम ऐड करके मेमोरी के पास ऑपरेंड में पहुंच जाते हैं अगर पेजिंग अनेबल नहीं है तो। अगर पेजिंग अनेबल है तो यहाँ पे आके फिर हमारा वो ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला डायग्राम जो है ये उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर एड्रेस ट्रांसलेशन पूछ रहे हो क्या एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ये वाला एक डायग्राम बना देना है और इतना आपको एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो तो आप ये वाला डायग्राम और बना दिए, एकदम सारे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत। ठीक है, फिर आता है डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आता ही आता है। सेगमेंट नॉर्मल जो हमारा डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट है, कभी ये पूछ लेते हैं एक्सप्लेन सिस्टम एंड नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर। ठीक है, क्या होते हैं सिस्टम और नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर, ये मैं लास्ट टाइम वीडियो में जो है कवर किया था कि हमारे जो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं वो सब नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर होते हैं। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे आईडीटी मतलब इंटरप्ट का डिस्क्रिप्टर होता है, या गेट का टास्क गेट का डिस्क्रिप्टर होता है, या टीएसएस का डिस्क्रिप्टर होता है। ठीक है, वो सब जो या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का डिस्क्रिप्टर होता है, वो सारे हमारे सिस्टम डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो ये एक मेन चीज है। उसके बाद से फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टर। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टर बहुत आसान है। 16 बिट का सेलेक्टर होता है हमारा, 14 बिट उसमें हम लोग चूज करने के लिए रखते हैं, और 2 बिट का आरपीएल होता है, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। और बाकी जो 14 बिट्स होती है, मतलब 2 बिट हमारी जो एलएसबी वाली दिया है यहाँ पे मैंने कहीं सेलेक्टर फॉर्मेट, हाँ देखो ये एलएसबी वाली 2 बिट हमारी आरपीएल की हो जाएंगी। उसके बाद 1 बिट जो होती है वाली, ये 14 बिट से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इन 14 में से भी जो 1 बिट होती है टीआई वाली, वो टीआई ये बताती है कि ये जो सेलेक्टर है वो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करेगा या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर 0 है तो फिर ग्लोबल है, 1 है इसका मतलब लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल हमें सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा फिर 13 बिट का मतलब टोटल हमारे पास सिलेक्टर्स होंगे, जो भी हम डिस्क्रिप्टर्स वहां से फेच करना है हमें, वो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास 14 बिट्स होती है डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए 2 की पावर 14 हमारे पास डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स होंगे। और वहां हमारा एक सेगमेंट जो है वो क्योंकि 32 जीबी का होता है, तो सॉरी 4 जीबी का होता है, इसलिए 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 14 64 टीबी की वर्चुअल मेमोरी हमारी हो जाती है। ठीक है, वाइवा में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। इसके बाद फिर हमारा जीडीटीआर, एलडीटीआर, आईडीटीआर, ये सिंपल रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर इन टेबल्स के बेस एड्रेस होते हैं। जैसे जीडीटीआर में ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस होगा, एलडीटीआर में लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस होगा, और आईडीटीआर में इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस होगा। ये भी चीजें मैं यूनिट 3 की वीडियो में, जो मैंने वन शॉट वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, वहां से आप जाके देख लीजिए। अगर फिर भी देखो, ये वो टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं एग्जाम में। अगर फिर भी तुम लोग कहो सर नहीं इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा और छोटा कर दी कि बस मुझे तो सिर्फ पास होना, ठीक है, तो अगर फिर भी तुम ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम देखो इतना करके जाओ कि फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टर को याद कर ही लो। उसके अलावा जो तुम्हारा ये है पेजिंग वाला डायग्राम, ये वाला जो है, ये वाला डायग्राम जरूर याद कर लो। उसके अलावा फिर एक तुम्हारा डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट, ये 3 चीजें अगर तुम लोग याद करके चले गए इजीली, ये वाली चलो तुम इंस्ट्रक्शन छोड़ भी दो कोई बात नहीं, तो ये ऑप्शन में निकल जाएगी। ठीक है, अगर ये 3 क्वेश्चंस भी तुम तैयार करके जा रहे हो, तो इसमें से कम 10 मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है, टोटल 18 मार्क्स हैं, तो 18 में से 10-12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर ये 3 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो। ठीक है, और फिर एड्रेस ट्रांसलेशन का भी डायग्राम आसानी है। तो यूनिट 3 में ज्यादा टॉपिक है भी नहीं, वैसे थोड़े से ही टॉपिक है, इनको आप थोड़ा ठीक से अगर पढ़ के चलाएंगे तो यूनिट 3 के मार्क्स तो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, इसके बाद आती है हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 में थोड़े से टॉपिक ज्यादा है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा टॉपिक इसका ये जो हमेशा पूछा जाता है कि डीपीएल, आरपीएल, सीपीएल, ईपीएल और आईओपीएल क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, सिंपल अलग अलग प्रिविलेज लेवल्स हैं हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल, कोड प्रिविलेज लेवल और इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल। ये सब मैंने यूनिट 4 वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आईओपीएल हमारे पास आईओ की प्रिविलेज लेवल होती है, जो कि ये वाली बिट कहां होती है, ये होती है बेटा हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में। ठीक है, बाकी डीपीएल डिस्क्रिप्टर में होता है, आरपीएल हमारे पास सिलेक्टर में होता है, और सीपीएल इंटरनल होता है, जो कोड के प्रिविलेज लेवल, जो कोड रन कर रहा होता है उसका प्रिविलेज लेवल होता है, और ईपीएल हमारा इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो आईओपीएल हमारा फ्लैग रजिस्टर में होता है, ये भी 2 बिट का होता है। तो आईओपीएल क्या है कि ये बताता है कौन हमारे जो आईओ डिवाइसेस हैं वो किस प्रिविलेज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम, अगर हमारा कोई आईओ
डिवाइसेस को एक्सेस करना चाहता है तो उसका प्रिविलेज लेवल IOPL से कम होना चाहिए न्यूमेरिकली, है ना, तभी तो मतलब ज्यादा प्रिविलेज होगा उसके पास, और कम प्रिविलेज लेवल हो, जीरो प्रिविलेज लेवल होगा तो हाईएस्ट प्रिविलेज हो जाएगा उसके पास, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कॉलगेट, ठीक है। कॉलगेट पता ही है आप लोग को, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। फिर नीड फॉर प्रोटेक्शन क्या होती है, इसकी भी एक स्लाइड है बस, नीड फॉर प्रोटेक्शन की 5-6 पॉइंट्स हैं उसके अंदर, बस वो डिस्कस करने हैं। लेवल्स एंड रूल फॉर प्रोटेक्शन चेक, ठीक है, जैसे लिमिट चेक, टाइप चेक और प्रिविलेज चेक। लेवल्स कौन से होते हैं और रूल्स कौन से होते हैं प्रोटेक्शन चेक के, या प्रिविलेज चेकिंग, या कैसे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हमारे पास लेवल्स और रूल्स होते हैं, ठीक है। लिमिट चेक, टाइप चेक और प्रिविलेज चेक, ये भी कंप्लीट एक एक स्लाइड है इन सब की। अगर आपको ज्यादा लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज लेवल, प्रिविलेज लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो 4 प्रिविलेज लेवल वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है। प्रिविलेज लेवल 0, 1, 2, 3, है ना, वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको सिर्फ सिया मतलब प्रिविलेज लेवल 0 पे ही ऑपरेट किया जा सकता है। प्रिविलेज लेवल 1, 2, 3 पे वो इंस्ट्रक्शन रन नहीं होंगी, ठीक है। तो वो एक सेट है मेरे ख्याल से 8-10 के करीब प्रिविलेज लेवल्स हैं, जिसमें आईओ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं, आईओ सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं उसी के अंदर, मतलब उसका सेकंड पार्ट है वो। मेन प्रिविलेज लेवल 6 या 7 है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी मैंने लास्ट टाइम जो PYQ वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, उस वाली स्लाइड से आप देख लेंगे, ठीक है। लास्ट 5 एस्पेक्ट, हाँ 5 एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन सेगमेंटेशन, ये भी मैंने अभी जो PYQ वाली वीडियो थी उसमें 5 एस्पेक्ट ऑफ सेगमेंटेशन प्रोटेक्शन के हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि उसमें क्या क्या चीज होती है, कि लिमिट के रिस्ट्रिक्शन है, फिर एंट्री पॉइंट का रिस्ट्रिक्शन है, एग्जिट पॉइंट का रिस्ट्रिक्शन है, फिर मतलब एरिया का रिस्ट्रिक्शन है, मेमोरी में कौन से एरिया में एक्सेस कर सकते हैं, कौन से एरिया में एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने वहां पर लगाए हैं सेगमेंटेशन में। तो 5 एस्पेक्ट्स हैं उसके, सिंपल हर एक के बारे में 2-2, 3-3 लाइंस लिखनी है, वो हम लोग को। 2 मैकेनिज्म ऑफ आईओ प्रोटेक्शन, आईओ प्रोटेक्शन के 2 मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, ये पता नहीं, मैंने डिस्कस किया, शायद किया ही होगा, नहीं भी किया हो तो आईओ मैकेनिज्म के 2 प्रोटेक्शन मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। प्रोटेक्शन के 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक तो वही जो हमारा IOPL है, कि हमने फ्लैग रजिस्टर में जो IOPL की बिट सेट कर रखी है, हमने उसको एक प्रोटेक्शन दिया है कि उससे कम प्रिविलेज लेवल वाला आईओ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे आईओ का प्रिविलेज लेवल अगर 1 है तो प्रिविलेज लेवल 2 और 3 वाले प्रोग्राम्स उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर प्रिविलेज लेवल 2 और 3 वाले प्रोग्राम को आईओ को एक्सेस करना है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वो टास्क स्टेट सेगमेंट में आईओ बिटमैप जाके चेक करेगा, ठीक है। तो आईओ बिटमैप हमारे पास एक फील्ड होता है जिसमें बिट्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो उसमें हम आईओ को हर आईओ डिवाइस को एक बिट असाइन करते हैं। अगर वो बिट 1 है तो हमारा ये प्रोग्राम किसी ना किसी टास्क के अंडर में रन कर रहा हो, तो अगर उस टास्क के आईओ बिटमैप में अगर आईओ बिटमैप में उस टास्क के उस आईओ डिवाइस का एड्रेस, मतलब उस आईओ डिवाइस की बिट 1 है, तो हमारा प्रोग्राम उस आईओ डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन सेट में शायद, कि टोटल हमारे पास 65,536 आईओ डिवाइसेस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि 16 बिट के एड्रेसेस होते हैं आईओ के, तो इससे ज्यादा आईओ डिवाइसेस हमारे पास नहीं हो सकते। तो अगर हमने डिवाइसेस लगा रखे हैं बहुत सारे, और अगर हमने IOPL वाली जो बिट है इसको अगर हमने लो लेवल 3 पे या 2 पे कर दिया, तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो सारे आईओ डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर आईओ डिवाइस को ही एक्सेस करे, सबको एक्सेस ना करे, तो हम क्या करेंगे, इस IOPL को तो हम लोग रखेंगे हायर प्रिविलेज लेवल पे, ठीक है, ये हमारा हायर प्रिविलेज लेवल पे रहेगा। और जो हमारा ये वाला, जैसे एक प्रोग्राम चल रहा है उसका एक टास्क है, तो एक टास्क हमारा चल रहा है, हम उसके टास्क के आईओ बिटमैप जो होगा वहां पर जाकर हम उसके डिवाइसेस को, उसके डिवाइस की बिट को 1 कर देंगे, ठीक है। जो जो डिवाइस हमें उसको एक्सेस देना है उसकी डिवाइस की बिट हम लोग 1 कर देंगे, बाकी के हम लोग 0 छोड़ देंगे। एक मिनट, इसका उल्टा होता है, सॉरी, आईओ बिट मैप में हमें जो डिवाइस एक्सेस करानी होता है उसकी बिट को हम लोग 0 कर देते हैं, फिर वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पर अगर उसके आईओ बिट मैप एड्रेस में बिट अगर 0 है उसकी आईओ डिवाइस की, तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा, अगर बिट 1 है तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिंपल, हमें इसमें क्या लिखना है, 2 डिवाइस में 2 मैकेनिज्म ऑफ आईओ प्रोटेक्शन में हमें ये लिखना है कि फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, कि हम लोग IOPL जो बिट्स है हमारी, उससे हम लोग आईओ डिवाइसेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ वी डोंट वांट टू वी डोंट वांट प्रोग्राम टू एक्सेस आईओ डिवाइसेस, then we will simply make IOPL bits numerically lower than the privilege level of currently running program. So the privilege of program will be lesser than IO devices. That's why this program won't be able to communicate with the IO devices. ठीक है, if we want to provide protection. And फिर second mechanism में क्या आएगा? In second mechanism we use IO bitmap in task state segment
to provide protection to our IO devices. ठीक है, in which each IO device has been provided a specific bit in IO bitmap, and if we want to our program to use that IO device, then we will make that bit 1 in IO bitmap address, otherwise it will be 0. Okay, चलो ये हमारे पास इसका IOPL का वो दो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो गए. इसके बाद कंबाइनिंग सेगमेंट लेवल एंड पेज लेवल प्रोटेक्शन. कंबाइनिंग सेगमेंट लेवल और पेज लेवल प्रोटेक्शन में, हाँ, ये एक सिंपल, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास सिंपल सा आंसर होता है जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं पेज लेवल और सेगमेंट लेवल में, या फिर हम लोग एक फर्दर वो दे सकते हैं कि उन दोनों को कैसे हम लोग प्रोटेक्शन लेवल दोनों को मिला करके हम लोग वहां दे सकते हैं, लेकिन आप सिंपल वो लिखें, कोई बात नहीं. चलिए, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो अभी तक आए हैं एग्जाम में और बहुत रिपीट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. लेकिन अब अगर फिर भी इसमें भी मिनिमम क्या है कि सब कम से कम उतना तो करते हो, तो मिनिमम इसमें तुम 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. अगर बिल्कुल तुम लोग चारों को नहीं, और भी बहुत जिसके बैक लगी हुई है मैं उसके ले जा रहा हूँ, रेगुलर वाले सारे टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे, समझ लो. जो लोग बैक लगी हुई है जिनको निकालना है किसी भी तरीके से, उनको बता रहा हूँ कि मिनिमम ये तो करके ही जाओ. डीपीएल आरपीएल 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, और दूसरी बात ये जल्दी भी हो जाएंगे, ठीक है. ये 6 मार्क्स आपको मुश्किल से 10 मिनट में मिल जाएंगे, 5 से 10 मिनट आपको लेंगे इसको एक्सेंट इसका जो है वो लिखने के. इसके अलावा फिर नीड फॉर प्रोटेक्शन हो गया. उसके अलावा ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज लेवल, ये आप करके जाइए. ओहो, क्या हुआ, नीड फॉर जस्ट अ मिनट, ये हो गया पहले वाला कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज लेवल, नीड फॉर प्रोटेक्शन, डीपीएल, ठीक है. कॉल गेट भी हमेशा आता है, इसको भी करो. बस चलो 4 ये हो गए, 4 तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है. इतना भी अगर तो 4 क्वेश्चंस भी अगर आप लोग प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो ये बाकी के आपको ऑप्शन में निकल जाएंगे, कुछ हो जाएगा. मतलब 3 में से 2 क्वेश्चन तो आप जरूर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर ये 4 क्वेश्चन भी आप लोग करके जा रहे हो, इतने रिपीट होते हैं, ठीक है. तो ये आपके पास हो यूनिट 4. फिर आता है यूनिट 5. यूनिट 5 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टास्क स्टेट सेगमेंट है, ये हमेशा आता ही आता है. टास्क स्टेट सेगमेंट इसको ड्रॉ करने के लिए आता है हमेशा, और ये है अच्छा खासा 104 बाइट्स होती हैं इसके अंदर टोटल मिला के, और एक बड़ा डायग्राम है, ठीक है. तो अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे क्योंकि डायग्राम भी बड़ा है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब इसमें कुछ स्टैटिक कुछ इसके स्टैटिक पार्ट है, कुछ इसका डायनेमिक पार्ट है, मतलब ये कुछ चीजें चेंज होती हैं, कुछ चीजें चेंज नहीं होती, तो उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है. 2-3 स्लाइड उसमें गई थी, मतलब 2-3 पेज का आंसर तो नहीं, कम से कम 2-2.5 पेज का आंसर तो इसका बनेगा टास्क स्टेट सेगमेंट का, और मार्क्स इसमें भी उतने ही मिलने हैं, 6 ही मार्क्स मिलने हैं, ठीक है. तो अगर ये हो कि नहीं ठीक है टाइम कम है और आप छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं टास्क स्टेट सेगमेंट को, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप कर सकते हैं तो कर लियो, कि आएगा तो जरूरी, ठीक है. टास्क स्टेट सेगमेंट हमेशा ड्रॉ करने के लिए आता है, और उसमें यह है कि क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ कि इतने टाइम में आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतने टाइम में आप टास्क स्टेट सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है. लेकिन कोई बात नहीं. टास्क रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस, टास्क रजिस्टर्स में क्या होता है, टास्क रजिस्टर में हमारे पास जो टास्क स्टेट सेगमेंट होता है उसका बेस है, उसका सेलेक्टर होता है एक्चुअली टास्क रजिस्टर, वो है. उसके बाद टीएसएस डिस्क्रिप्टर हो गया, ये भी बहुत आता है. अच्छा, ये आसान है, इसको बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत, मतलब बहुत लंबा चौड़ा डायग्राम भी नहीं है इसका. टीएसएस डिस्क्रिप्टर बहुत ईजी है याद करना, जैसे नॉर्मल सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है वैसे ही होता है, बस वहां सिस्टम वाली बिट 1 होती है और टाइप में एक और मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा. ऐसे हमारा टास्क गेट डिस्क्रिप्टर, ठीक है. टीएसएस डिस्क्रिप्टर होता है जीडीटी में, टास्क गेट डिस्क्रिप्टर होता है एलडीटी में, बस ये याद रखना है. ये जीडीटी में होता है और ये एलडीटी में होता है, तो इस टाइप से छोटी छोटी चीजें वहां पर. स्टेप इन्वॉल्व इन स्विचिंग, टास्क स्विचिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व, इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं, बस 5 या 6 स्टेप हैं इसके अंदर, ये आप याद कर लेंगे, हमेशा आता है ये भी. स्टेप्स इन्वॉल्व इन टास्क स्विचिंग, टास्क स्विचिंग कैसे है, प्रोसीजर फॉर टास्क स्विचिंग, तो ये भी हमेशा रहते हैं, ठीक है. टास्क लिंकिंग हो गया. फिर फीचर्स ऑफ V0, ये भी जरूर आता है. देखो V86 मोड में ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, तो अगर मैं आपको बताऊं क्या आपको इनमें से क्या क्या याद करना ही, उसको छोड़ के नहीं जाना है, तो उसमें एक तो क्या टास्क रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा स्टेप्स इन्वॉल्व इन टास्क स्विचिंग, उसके अलावा फिर एंटरिंग लीविंग वर्चुअली, इसका एक डायग्राम है, एंटरिंग नीचे फीचर ऑफ V86 मोड, क्योंकि ये जो है ये 3 चीजें हैं. V86 मोड इसका एक पूरा पार्ट है, वर्चुअल 86 मोड, तो उसमें से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, V86 मोड, लिविंग, एंटरिंग लिविंग और V86 रियल मोड डिफरेंस. तो ये तो सिंपल ही है. V86 और रियल मोड में डिफरेंस क्या है कि भाई हमारे पास रियल मोड में प्रोटेक्शन नहीं होती और V86 में हमारे पास प्रोटेक्शन होती है, और उसके अलावा फिर हमारे पास ज्यादा रजिस्टर्स होते हैं. ये सब चीजें हम लिख देंगे, ठीक है. 86 हमारा बेटर होता है V86 मोड रियल मोड से, क्योंकि इसमें हमारे पास पूरी प्रोटेक्शन है और हम लोग इंटरप्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. और ये जो है ये दोनों के दोनों फीचर्स ऑफ V86 मोड, ये आप लिख देंगे, ठीक है. 16 बिट का हमारा रजिस्टर हो जाता है और पुराने 86 के प्रोग्राम्स को हम लोग रन कर सकते हैं. सारी चीजें जो है देख लेना, वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में. उसके अलावा फिर एंटरिंग और लीविंग V86 मोड, इसका एक छोटा सा
डायग्राम है, उस डायग्राम को बनाना है और उसको एक्सप्लेन कर देना। तो एटलीस्ट ये 4 क्वेश्चन तो तुम लोग प्रिपेयर करके जाओ ही जाओ, ये तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर ये 4 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो इसमें भी आप 18 में से या 17 में से 12 मार्क्स का 10 मार्क्स का इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो ये था हमारा यूनिट 5। फिर आते हैं हमारी यूनिट 6। यूनिट 6 में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है, हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड इन प्रोटेक्शन मोड। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। और फिर एक ये डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, ये 90% टाइम पूछ लेते हैं। देखो माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंट्रोलर जो है ना, एक इसका मतलब इस यूनिट का एक स्पेसिफिक पार्ट है माइक्रो कंट्रोलर, तो उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब उस क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, उस क्वेश्चन में या तो फीचर्स पूछ लेगा आपसे माइक्रो कंट्रोलर के, या उसके एप्लीकेशन पूछ लेगा, या उसका आर्किटेक्चर पूछ लेगा। ये नॉर्मली चीजें रहती है, ठीक है। इन तो ये 4 क्वेश्चन में से ये जो 4 है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, फीचर्स, एप्लीकेशन एंड आर्किटेक्चर, इन 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम, ठीक है। दोनों मतलब एक साथ नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक पार्ट में कोई एक आएगा, दूसरे पार्ट में कोई दूसरा आएगा। तो इन 4 में से कोई 3 भी अगर तुम लोग करके जा रहे हो तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रही है बात। ये जो क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस, आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन और फीचर, ये 4 चीजें हुई। इन 4 चीज में से 3 चीज भी अगर आप करके जा रहे हो, 6 मार्क्स आपके पक्के हो गए यहाँ पर, सही है। उसके बाद फिर 6 या 5 मार्क्स इतने भी एक इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर हो गया, इसमें आपका 6 मार्क्स पक्के हो गए। इसके बाद फिर फॉल्ट, ट्रैप्स एंड अबॉर्ट, ये भी हमेशा ही आता है। फॉल्ट, ट्रैप एंड अबॉर्ट, इसको हमें या तो ऐसे आएगा फॉल्ट, ट्रैप एंड अबॉर्ट, या पूछेगा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। क्या पूछेगा? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। तो ये चीज हमेशा पूछता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन के टाइप्स हैं, तो ये हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो ये याद करके जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ आईडीटी में आपका जो आईडीटी का डायग्राम है वो आ जाएगा। इंटरप्ट गेट एंड ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर में मैंने एक डायग्राम बनाए थे दोनों के अलग अलग, वो आपको डिस्क्राइब कर देना है उसमें। और अलेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट में जो हमारे पास इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर होता है, वहां से हम लोग कैसे किस इंटरप्ट को अनेबल करना है, किस इंटरप्ट को, जैसे डिसेबल में होता है ना कि कौन सा एनएमआई जो है फर्दर एनएमआई को मास्क कर देती है, और एनएमआई जो है वो एनआई को भी, मतलब जो हमारी मास्केबल इंटरप्ट होती है उसको भी, आईएनटीआर को भी मास्क कर देती है। फिर जो हमारा ट्रैप फ्लैग में आईएनटी वो आईएफ होता है इंटरप्ट फ्लैग, उसको अगर 0 कर दिया तो वो भी हमारी आईएनटीआर मास्क हो जाएगी। वो सब है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन समझ में आए, एक फर्स्ट ये वाला, इन चारों में से कोई 3, और एक ये वाला, ठीक है। अगर ये आप करके जा रहे हैं तो 10-12 मार्क्स का आप कंप्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और पेपर आपका इजी निकल जाएगा। मतलब अगर आप मिनिमम भी करके जाएं तो इन सारे में से आप 40 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। इन 40 में से उम्मीद करता हूँ कि 28 तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। और अगर इनसम आपका क्लियर है तो आपका क्लियर हो सकता है। अगर इनसम में आपके मार्क्स कम है तो फिर आप सब कुछ प्रिपेयर करके जाइए, जरा सा भी हम लोग चांस नहीं दे सकते, सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। और पेपर तो फिर भी सारा ही अटेम्प्ट करना है, इवन आपको नहीं भी आता है, आपने 4 ही क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपका आउट ऑफ जस्ट स्टडी आ गया, आउट ऑफ सिलेबस तो ऑब्वियसली बात है नहीं आ सकता, लेकिन आउट ऑफ स्टडी आ गया, जो आपने नहीं पढ़ा था वो आ गया, ठीक है। तब भी आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्टेड होने चाहिए। और एक बार एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले अपनी कॉपी पलट के देख लेना कि क्या मैं इतने में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, सही है। एक बार कॉपी को पलट के देख लेना कि कितना आपने लिखा है, और ऑप्टिमिस्टिक होकर कॉपी मत चेक करना, आपने पेसिमिस्टिक होकर चेक करना, ये सोचना कि जितना मैं लिखा उसके आधे ही मार्क्स मिलेंगे मुझे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जितना आपने लिखा उसके आधे ही मार्क्स मिलेंगे आपको, ये बिल्कुल सोच के चलना कि मैंने जितना लिखा है, चलो मैंने अगर 6 मार्क्स का लिखा है तो अगर इसने टीचर ने मुझे 3-4 मार्क्स भी इसमें देगी तो मैं क्या हाल होगा मेरा। तो उसको चेक कर लेना कितने पास हो पा रहे हो तुम लोग या नहीं हो पा रहे हो, और अगर नहीं हो पा रहे हो तो और पेपर अटेम्प्ट करो, जितने क्वेश्चन बचे हैं वो भी लिखो, जो आता है वो लिखो, उसका बना के लिखो। देखो जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता उसका आंसर लंबा लिखना। हाँ, सही सुन रहे हो तुम लोग, जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता उसका आंसर लंबा लिखना है और एक बड़े बड़े पैराग्राफ उसमें बनाने हैं, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने में इंटरेस्ट ही ना हो और वो 2-3 मार्क्स देकर के उसमें निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? देखो एग्जामिनर भी तुमको पास करना चाहता है और उसके पास टाइम भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि इतनी लंबे चौड़े आंसर तुम्हारी कहानियां पढ़ेगा वहां बैठ के, ठीक है। तो कम से कम इतना करो, अपने ऊपर रहम खाओ और फेल मत होना, कम से कम मेरे सब्जेक्ट में तो फेल मत हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी कर लो, एग्जाम आने वाले।